हेलो भाई, नमस्कार। आपके सामने जबरदस्त और बेस्ट ग्रुप डी 2025 जो आपका एग्जाम होने वाला है 27 नवंबर से स्टार्ट होने वाले एग्जाम में आपका प्रैक्टिस पेपर आ गया है यहां पर ग्रुप डी का, जो कि आपके लिए और आपके एग्जाम को आसान और इजी बना देगा। कोई भी क्वेश्चन आपका जो आने वाले एग्जाम में होगा, हर क्वेश्चन बिल्कुल आसान और इजी बन जाएगा। तो ये हमारा प्रैक्टिस पेपर स्टार्ट हो रहा है रेलवे ग्रुप डी 2025 के एग्जाम में, जो कि 27 नवंबर 2025 से स्टार्ट हो रहा है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज की वीडियो के जबरदस्त और बेस्ट क्वेश्चनों का सॉल्यूशन। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि भाई अगर आपको मैथ में महारत हासिल करनी है तो मैंने बताया कि क्वेश्चन की लैंग्वेज, टैक्स और डाटा के अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन को उसके जो फॉर्मेट बनता है, दो तरीके से बनता है क्वेश्चन की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग, इक्वल टू इक्वल और मल्टीपल। इक्वल टू इक्वल और मल्टीपल कॉन्सेप्ट से ही सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आप आसान और इजी तरीके से करेंगे। तो आइए शुरू करेंगे और जानेंगे कि इक्वल टू इक्वल किस तरीके से लगता है, मल्टीपल कॉन्सेप्ट कैसे लगता है लैंग्वेज डाटा के अकॉर्डिंग। फिर एग्जाम में भी सभी क्वेश्चनों में इसी तरह लगेगा। तो शुरू कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, मैंने 1200 रुपए में दो पेंडेंट खरीदे। देखो, दोनों का अलग अलग रेट नहीं बताया, दोनों का एक जगह टोटल रेट बताया है 1200 रुपए। 1200 रुपए कुल दोनों पेंडेंट खरीदे गए 1200 रुपए में। पहला पेंडेंट 10% की हानि पर और दूसरा पेंडेंट 14% के लाभ पर बेचा गया। देखिए, दोनों को बेचने की बात की गई है, पहला 10 की हानि पर और दूसरा 14% के लाभ पर बेचा गया। यदि कुल मिलाकर मुझे न तो हानि हुई और न ही लाभ हुआ, तो इसका मतलब है जितने में मैंने खरीदा उतने में ही बेचा, यानी कि दोनों कंडीशन आपस में बराबर हो गई, ना लाभ हुआ और ना हानि हुई। तो इस प्रकार हम यहां इसको इक्वल टू इक्वल रो में लिख सकते हैं इस बात को देखते हुए। तो देखो, ये पहला पेंडेंट है 10% की हानि, मैंने लिखा 10% की हानि, और दूसरा 14% के लाभ पर, दूसरे को 14% के लाभ पर बेचा। ना मुझे लाभ हुआ और ना मुझे हानि हुई, तो मतलब बराबर हो गया। तो यहां से विक्रय बराबर विक्रय को जैसे हम इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में लिखेंगे तो यहां से उनके क्रय मूल्य का रेशो हमें मालूम हो जाएगा। किनका? दोनों पेंडेंट जिस रेट में खरीदे गए थे उनकी क्रय मूल्य का रेशो हमें मिलेगा। तो मैंने इसको छोटा किया, 2 पंजे 10 और 2 सत्ते 14 बराबर में रेशो उल्टा हो जाता है 7 और 5 का रेशो, ऐसे लिखेंगे। ये हमारा दोनों पेंडेंट के क्रय मूल्य का रेशो है, ये क्रय मूल्य का रेशो है दोनों पेंडेंट के। अब हम इसको इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में जानेंगे। देखो, इक्वल टू इक्वल दोनों का टोटल दिया है, योग बराबर योग करेंगे, कुल बराबर कुल करेंगे। दोनों का टोटल दिया है 1200 रुपए क्रय मूल्य हमारा। दोनों का देखो, एक साइड में संख्या, दूसरी साइड में रेशो आ जाएगा योग के रूप में 7 5 12। देखो, ये होता है हमारा इक्वल टू इक्वल। अगर आपने ये इक्वल टू इक्वल और मल्टीपल मेथड सीख लिया तो धरती के सारे क्वेश्चन फिनिश कर दोगे आप, सारे क्वेश्चन खलास कर दोगे आप। तो सीखिए ये चीज। देखिए, 12 एकम 12 एक रेशो की वैल्यू हो गई 12 एकम 12, 100 बार काटा मैंने, 12 से 1200 को 100 बार काटा, मतलब एक रेशो की वैल्यू हो गई हमारी 100 रुपया। हमसे पूछा है पहले पेंडेंट का क्रय मूल्य, ये पहले पेंडेंट का क्रय मूल्य का रेशो है 7, 7 की गुणा कर देंगे यहां पर, तो पहले पेंडेंट का 700 रुपए आ गया क्रय मूल्य। लीजिए, आंसर आ गया। अगर दूसरे का पूछा जाए तो 5 की गुणा कर देते हैं यहां पर, 100 गुणा 5 500, ऐसे हमारा दूसरे का मूल्य आ जाता क्रय मूल्य। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया है ऑप्शन सी इज राइट। तो देखिए, आपको इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में ऐसे क्वेश्चनों का जवाब सेट करना है। आने वाले एग्जाम में जो ग्रुप डी एग्जाम होगा आपका रेलवे का, तो उसमें आपके लिए हर एक एक क्वेश्चन आसान बनेगा अगर आप लैंग्वेज, टेक्स्ट, डाटा और इक्वल टू इक्वल या मल्टीपल यूज करना सीख जाइए। 2-3 बात बताई मैंने, बस इन्हीं में मैथ घूमता रहेगा आपका हर मैथ का जो पेपर आएगा वो हर पेपर इन्हीं 3-4 बातों में चलता रहेगा और धज्जियां उड़ जाएगी अगर आपने ये चीज सीख ली दमदार तरीके से। चलिए देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 2। देखो, यदि कोई ट्रेन 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, यानी कि पहली चाल उसकी बताई उसने 40 किलोमीटर प्रति घंटा, तो वह अपने स्थान पर जहां उसको जाना था, यानी जिस दूरी को उसे तय करना था, इसका मतलब यह है 10 मिनट देरी से पहुंची।
लेकिन यदि वह अपनी चाल बढ़ा दे, पहले की चाल थी 40, अब उसने चाल बढ़ाई 45, यानी कि 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल बढ़ा दी, मतलब 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, तो वह 4 मिनट देरी से ही पहुंचती है। फिर भी देरी हो गई, चाल बढ़ाने के बाद भी देरी हो गई, तो ट्रेन द्वारा यात्रा पूरी करने का सही समय बताए। तो आप देखिए, देखो चाल भी बढ़ाई, दूरी सेम है, 40 की चाल से जाएगी 10 मिनट देरी से पहुंची, फिर उसी दूरी को अगर 45 की चाल से तय करेगी तो 4 मिनट देरी से पहुंचेगी। मतलब मुझे यह मालूम हो गया इस कंडीशन में दूरी बराबर है, और जब दूरी बराबर होती है तो चाल के रेशो को अगर मैं उल्टा कर दूं तो वह समय के रेशो में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि चाल और समय एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं। क्लियर? चलिए, यह एक दूसरे के विलोमानुपाती होते हैं। चलिए आप देखिए इसको हम कैसे लिखेंगे। पहली चाल उसकी 40 किलोमीटर प्रति घंटा, फिर दूसरी चाल उसकी थी 45 किलोमीटर प्रति घंटा। ध्यान से देखो, अगर मैं पहले इसको छोटा रेशो करता हूं, 5 × 40, 5 × 9 45, अगर मैं इनके समय चाल के रेशो को उल्टा कर देता हूं तो समय का रेशो कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि टाइम के रेशो में बदल जाता है। 9:8 ये हो गया टाइम का रेशो। अब देखो, पहले कितने मिनट देरी से पहुंचती थी? 10 मिनट। अब कितना मिनट देरी से पहुंच रही है? ये 4 मिनट। देखो दोनों का अंतर कितना है? दोनों का अंतर है 6 मिनट। देखिए ध्यान से देखो, अब अंतर बराबर अंतर करेंगे। ये रहा, देखिए अंतर बराबर अंतर, संख्या में दिख रहा है अंतर, यहां पर संख्या में है अंतर है 6 मिनट का। रेशो में अंतर करेंगे, कितना अंतर है यहां पर हमारा? 1 का अंतर है, तो 1 रेशो की वैल्यू हो गई 6 मिनट। तो आरंभ में वह कितने समय पर पहुंचेगी? ये आरंभ का समय है, ये बाद का समय है। 6 × 9 54 मिनट, 54 मिनट में पहुंची थी आरंभ में, और उसे बताया गया था कि भैया आप 10 मिनट देरी से पहुंचे। उसे टोटल अपनी दूरी पर पहुंचने में समय लगा 54 मिनट का, और 10 मिनट वह देरी से पहुंची, तो इसका मतलब सही समय पर पहुंचने का समय बताए तो 54 में से 10 मिनट अगर घटाते हैं तो 44 मिनट होगा उसका सही समय पहुंचने का। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है, सही समय हो गया 44 मिनट पहुंचने का। ये वाला आंसर बनेगा 44 मिनट, ऑप्शन सी इज राइट। देखिए यहां पर हमारा इक्वल टू इक्वल बन रहा है, यहां पर ये रहा इक्वल टू इक्वल। तो इस तरीके से अगर आप चीजें जाने तो आप इक्वल टू इक्वल हर एक एक क्वेश्चन में या मल्टीपल हर एक एक क्वेश्चन में मिलेगा आपको, और उन सभी के सॉल्यूशन आप आसान और इजी करेंगे। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्यूशन आसान और इजी बनाएंगे, और आपके लिए डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं बनेगा, बिल्कुल आसान हो जाएगा रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए। ये प्रैक्टिस पेपर है आपका, जो आपको एग्जाम में जिस लेवल से आपका एग्जाम आएगा उसके अकॉर्डिंग आप आसानी से हर एक एक क्वेश्चन करेंगे। देखिए क्वेश्चन के डाटा में दिया गया है कि एक जिले की जनसंख्या 3,74,000 है, जिसमें पुरुष जनसंख्या 1,65,000 है, और 42% जनसंख्या साक्षर है। यदि 80% पुरुष साक्षर है तो कितने प्रतिशत महिलाएं साक्षर है? तो यहां पर हम देखेंगे टोटल जनसंख्या 3,74,000 है, जिसमें से पुरुष है 1,65,000। तो यहां पर हम इसके संख्याओं के मान को छोटा करेंगे, जिससे कि हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाए। 3 0 से 3 0, 11 से काटेंगे, 11 3 33, 4 11 चौक 44। टोटल जनसंख्या का मान यहाँ रेशो में बन गया है 34, और जिसमें पुरुष हो गए 11 एकम 11 पंजे 55, पुरुष हो गए यहाँ पर 15 के रेशो में। तो मैंने एक साइड में लिखा मैन यानी कि पुरुष, दूसरी साइड में वो मैन। तो यहाँ पर मैं इसको एलिगेशन रूप में आसान और इजी बनाऊंगा आपके लिए। देखिए इधर मैंने यहाँ पर लिखा पुरुषों की संख्या का जो अनुपात बनता है वो इधर लिखा 15, और यहाँ 34 टोटल है महिला पुरुष, उसमें से 15 पुरुष है, तो 34 में से 15 घटाएंगे 19 वो मैन। यहां उनकी संख्याओं का रेशो आता है नीचे यहां पर, जिसमें पुरुष 80% साक्षर है। यहां पर पुरुष 80% साक्षर है और 42% जनसंख्या साक्षर है टोटल। अब देखिए यहां पर एलिगेशन लग गया, ये आमने सामने का यहां पर अंतर करेंगे हम। देखिए 80 में से
ये 42 है, ये यहाँ पर 42 लिखेंगे, 42। 80 में से 42 घटाएंगे तो ये हो गया हमारा 38। तो ये 38% के बराबर है। ये आप लिख सकते हैं यहाँ पर इसको ऐसे, ये 38% के बराबर हो गया। अब देखो हो गया ना, यहाँ इक्वल टू इक्वल इसको बोलता हूं मैं, इक्वल टू इक्वल। और दुनिया के सारे क्वेश्चनों में चलता है इक्वल टू इक्वल या मल्टीपल, इक्वल टू इक्वल या मल्टीपल, और क्वेश्चन खत्म। देखो एक रेशो की वैल्यू हो गई 19 कम 19 दूनी 38, 2%। यहां 15 है तो 15 दूनी 30% हो जाएगा इधर। क्लियर। अब देखो इधर अंतर आया है, यानी कि इससे ये वाली संख्या बड़ी है तो इधर इससे छोटी वाली संख्या आएगी, क्योंकि एक साइड में दोनों का जो यहां पर ये वाली संख्या जो होती है इन दोनों से एक से तो बड़ी होती है और एक से छोटी। तो देखो या इससे तो छोटी है पर इस वाली से बड़ी होगी, तो बड़ी होगी तो इसमें से ये घटाएंगे। देखिए 42 में से 30 घटाएंगे 12। बहुत ही सिंपल और आसान तरीका आपके लिए। तो ये आ गया हमारा आंसर कि महिलाओं का जो प्रतिशत साक्षर है वो कितना है, 12% है। देखिए इक्वल टू इक्वल की मदद से देखो यहां पर भी हमारा इक्वल टू इक्वल बन गया, ये इक्वल टू इक्वल। और यहां पर एलिगेशन में हमने देखा 42 से 30 घटाएंगे 12% महिला साक्षर है, तो महिला साक्षरों का परसेंट था 12%। ऑप्शन डी इज राइट। देखिए अब क्वेश्चन नंबर आता है 4। जबरदस्त क्वेश्चन आपके सामने। यदि समान ब्याज दर पर, ब्याज दर दोनों कंडीशन में बराबर है, साधारण ब्याज के लिए भी और चक्रवृद्धि ब्याज के लिए भी, क्योंकि यहां पर 2 वर्षों का साधारण ब्याज 44 और चक्रवृद्धि ब्याज 46 रुपए है 2 वर्षों का। अब आप देखिए दोनों में अंतर कितने रुपए का है, 44 तो साधारण ब्याज है और 46 रुपए चक्रवृद्धि ब्याज है, तो दोनों के ब्याजों का जो अंतर बना है वो 2 रुपये का अंतर है। 44 में 2 जोड़ेंगे 46, 2 रुपये का, यानी कि 2 रुपये का ब्याज मिलता है। और ब्याज कब मिलता है, चक्रवृद्धि ब्याज, जब ब्याज पर भी ब्याज मिलता है। आप जानते हो पहले वर्ष का जो साधारण ब्याज होता है वो 22 रुपये है, क्योंकि 2 वर्षों का 44 है, हर साल साधारण ब्याज बराबर होता है। दूसरे वर्ष का भी ब्याज 22 रुपये होगा, लेकिन पिछले वर्ष पर जो ब्याज बना, ब्याज पर भी ब्याज, तो पिछले वर्ष पर जो ब्याज बना वो ही ये अंतर कहलाता है। 44 और 46 का जो 2 रुपये का अंतर है वही ये अंतर है। 2 का ब्याज और बना यहाँ पर, तो 24 रुपये हो जाते हैं अगले साल चक्रवृद्धि ब्याज का, क्योंकि पहले साल साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज दोनों आपस में बराबर होते हैं, लेकिन ब्याज पर भी जब ब्याज लगता है तो वह चक्रवृद्धि ब्याज हो जाता है। तो यहाँ पर ये जो 2 रुपये का ब्याज आया वो पिछले ब्याज पर भी ब्याज लगा, तो पिछले पहले साल का जो साधारण ब्याज था वो 22 रुपये था और उस पर 2 रुपये का ब्याज लगा। तो यहां पर ये हमारी ब्याज दर परसेंट बन जाएगी। अगर बनाना चाहे तो ब्याज दर बन जाती है यहां से। अब ब्याज बराबर ब्याज करेंगे तो मूलधन राशि आ जाएगी। इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में कर देंगे यहां पर। ये रहा, इधर 1 साल की ब्याज दर बनती है, तो 1 साल का ब्याज मैंने बताया था साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों आपस में बराबर होते हैं। 22 रुपये का ब्याज है। अब जैसे हम ब्याज से ब्याज काटेंगे तो मूलधन राशि आ जाएगी। देखो 2 से मैंने काटा 22 को 11 बार, और 11 और 22 की गुणा करेंगे तो मूलधन राशि आ जाएगी। 11 दूनी 22, 2 हासिल, 11 दूनी 22 और 2 24। यह आ गया मूलधन राशि, प्रिंसिपल। हिंदी में लिख दीजिए आप मूलधन राशि। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया 242 रुपये मूलधन राशि होगी। लीजिए आसान और इजी। और आपके सामने सबसे बड़ी बात क्या है, आपके सामने सबसे बड़ी बात यह है कि देखो जितने भी क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा सभी क्वेश्चन आपके सामने जब लैंग्वेज से रिलेटेड आएंगे इक्वल टू इक्वल या मल्टीपल कंसेप्ट में चलेंगे। आप इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। अगर आप स्पेशल ध्यान रखते हैं तो आपको मालूम हो जाएगा कि वास्तव में इक्वल टू इक्वल और मल्टीपल ये 2 कॉन्सेप्ट से दुनिया के लैंग्वेज वाले सभी क्वेश्चन सरल हो जाते हैं, आसान हो जाते हैं, और सब में लगता है इक्वल टू इक्वल। इसलिए टेंशन ही मत लो, आपका डाटा आपकी लैंग्वेज एक एक आपके माइंड में सेट करा दी जाएगी और आपको ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। केवल लैंग्वेज डाटा टैग्स की मदद से इक्वल टू इक्वल और मल्टीपल कॉन्सेप्ट का यूज करना सीख जाइए, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व। देख लीजिए आप।
देखो भाई क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल आसान और इजी सॉल्यूशन में आपके सामने इस क्वेश्चन का जवाब मिलेगा। देखो यदि कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1/1 माइनस ए स्क्वायर कोमा ए निरपेक्ष का मान जो है 1 से छोटा होगा, 1 से छोटा का मतलब होता है ए का मान 0 होगा, यानी कि ए बराबर हम 0 रख सकते हैं, ये यहां से मुझे मालूम हो गया। और थीटा एक न्यून कोण है, न्यून कोण आप जानते हैं जो भी कोण 90 डिग्री से छोटा होगा वह न्यून कोण कहलाता है। तो ट्रिग्नोमेट्री टेबल के अनुसार अगर न्यून कोण देखे तो 30 डिग्री, 45 डिग्री या 60 डिग्री मेनली रूप से प्रयोग किया जाता है। मुख्य रूप से 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री का प्रयोग किया जाता है न्यून कोणों के रूप में स्पेशल तरीके से। लेकिन यहां पर अगर पुट द वैल्यू मेथड देखा जाए तो थीटा बराबर न्यून कोण के रूप में सबसे ज्यादा 45 का प्रयोग होता है पुट द वैल्यू मेथड के अनुसार। तो थीटा बराबर हम 45 रख के डायरेक्ट इसका सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। तो लेकिन यहां पर a बराबर 0 के वैल्यू के अकॉर्डिंग भी आप इसको समझिए। देखो मैंने लिखा कोट स्क्वायर थीटा बराबर ए स्क्वायर, यानी कि ए का मान 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, 1 से 1 को भाग करेंगे 1 आ जाएगा और ये हो जाएगा एक कोट स्क्वायर 45 डिग्री के बराबर। स्क्वायर से स्क्वायर थीटा बराबर आ जाएगा 45। देखो यहां से भी मालूम हो गया इसको पुट करने से। अब थीटा बराबर अगर हम यहां पर 45 भरते हैं तो देखिए सेक थीटा यानी सेक 45 का मान हो गया √2 प्लस कोसेक 45 का मान भी √2 गुणा tan 45 का 1 का स्क्वायर 1 और 1 की गुणा इसमें करेंगे तो इसको जोड़ने पर ये हो जाएगा 2√2। अब देखिए 2√2 तो इसका मान ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, तो एग्जामिनर ने यहां पर भी आपके साथ चालाकी कर दी है। अब हमें ये रूप देखना है कि ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सी ऐसी संख्या है, कौन सा ऐसा मान है, कौन सी ऐसी वैल्यू है जिसको हल करने के बाद हमारा ये रूप आ रहा हो 2√2। अगर 2√2 जिसका भी वैल्यू बनता है वही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा। बस ये यहां पर हमें देखना है। देखो ए स्क्वायर यानी कि ए का मान 0 भरेंगे तो यहां तो -8 आ जाएगा, राट ये है नहीं, कैंसिल आउट। यहां पर 0 4 आएगा, 4 भी हमारा आंसर यहां नहीं है क्योंकि हमें 2√2 लाना है। अब यहां पर भरेंगे हम, ये इसका मान 0 हो जाएगा तो 2 की घात 3/2। तो हम अगर इस ऑप्शन को चेक करें 2 की घात 3/2 को 1/2 घात 3 ऐसे लिख सकते हैं और 2 की घात 1/2 को स्क्वायर रूट 2 की पावर 3 ऐसे लिख सकते हैं और ये हो जाएगा हमारा 2√2। जब हम इसे हल करेंगे तो ये 2√2 होगा। अब कैसे हल करेंगे देखो, √2 को 3 बार लिखेंगे, √2 गुणा √2 गुणा √2। अब देखिए √2 की गुणा करेंगे 2 और 2 के साथ इसकी गुणा करेंगे तो 2√2 हो जाता है, ये बन जाता है। तो ये किससे बना, ऑप्शन सी से। तो ये वाला हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया, ऑप्शन सी इज राइट, फिनिश। आइए चेक करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को, देखेंगे जानेंगे और यूज करेंगे इसकी वैल्यू को। देखो यहां पर भी हमारा इक्वल टू इक्वल है। आप कहेंगे कि सर आप बार बार इक्वल टू इक्वल बोल रहे हैं, कहां है इक्वल टू इक्वल? तो यहां पर भी हमारा इक्वल टू इक्वल है, यहां दिया हुआ भी इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट के रूम में है। हर जगह या तो दिया हुआ होगा, बनाया हुआ होगा, या फिर हमें अपने आप बनाना होता है। चलता है, बस यही गेम है पूरे मैथ का, पूरी दुनिया के मैथ का यही तोड़ है, इक्वल टू इक्वल मल्टीपल, इक्वल टू इक्वल मल्टीपल। आइए देख लीजिए, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। यदि कक्षा x के 3 सेक्शन जिनमें 35, 40 और 25 विद्यार्थी है, ये संख्याओं का मान दिया है, इनको छोटा करेंगे 5 7 35, 5 8 40, 5 5 25। तो तीनों सेक्शनों का रेशो 7 8 और 5 अगर जोड़ा जाए 7 8 7 15 5 20 होता है। अगर जोड़ा जाए तो इनका योग 20 हो गया और इनमें औसतन संख्या के रूप में 90। इसको भी छोटा करेंगे, 2 से काटा मैंने 45 बार, 2 से 44 और 2 से मैंने काटा इसको 40 बार। यहां पर औसत गुणा संख्या करेंगे तो योग हो जाएगा। देखो औसत गुणा संख्या कर दीजिए, 7 पंजे 35 गुणा करेंगे इनके आपस में और 7 चौक 28। देखो 7 पंजे 35, 3 हासिल, 7 चौक 28, 3 31, 315। फिर इनकी गुणा करेंगे आपस में, 8 चौक 32, 3 8 चौक 32 और 3 35 गुणा करेंगे 40 पंजे 200। अब इन सबको जोड़ेंगे। अब देखो मैंने क्या किया, 2 से भाग किया यहां, तो 2 से मैं इसको भी भाग करूंगा। जब मैंने इसे भाग किया तो इनकी संख्याओं को भी 2 से भाग करूंगा, 10 आ जाएगा। ये ध्यान देना, इससे चीजें आसान हो जाएगी। हमें क्या करना है, एवरेज निकालना। औसत बराबर सभी का योग बटे
कुल संख्या। तो जोड़ेंगे 200, 300, 500, 500 और 3 800, 800 60 67 867 आता है, 867। 10 से भाग करेंगे तो एक अंक छोड़कर दशमलव यहाँ लग जाएगा, तो ये हो जाएगा 86.7। लीजिए आंसर आ गया, बहुत आसान और इजी आपके सामने। ये रहा ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ये रहा फिनिश ऑप्शन डी। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 7, जबरदस्त और बेस्ट क्वेश्चन और बेस्ट सॉल्यूशन आपके सामने। देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज और डाटा के अकॉर्डिंग चीजें आपके लिए आसान और इजी बन जाएगी। पेट्रोल के मूल्य में प्रति लीटर 50% की वृद्धि होती है। देखिए परसेंट की बात आ गई, अगर उसकी वैल्यू 100 के अकॉर्डिंग 50 की वृद्धि हो गई, 150 हो गई। अब उसकी कीमत इतना हो गई प्रति लीटर, तो इसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर दी जाए कि इस पर होने वाला खर्च केवल 11% बढ़े। तो देखिए 100 के अकॉर्डिंग केवल 11% बढ़ा रहा है, तो 111 का खर्च करेगा वो। देखिए रेट तो बढ़ रहा है, 150 हो रहा है, लेकिन वह तो चाह रहा है कि भाई मैं तो बस 11% की ही वृद्धि करूंगा खर्च में। तो फिर खपत में कितना प्रतिशत की कमी करनी होगी, यहां से मुझे मालूम हो जाएगा। देखो 150 पर 111 कितने की छूट दी गई, कितना कम किया गया। ये देखिए 39, तो मैंने क्या किया, तो कितने प्रतिशत की कमी, तो कमी प्रतिशत निकालना मुझे, कमी प्रतिशत 150 पर 39 की कमी की गई, 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह। देखिए 50 दिए 150, 50 दूनी 100, 3 से 13 बार काटा, 13 दूनी 26, 26%। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है 26%। ये रहा बिल्कुल लाजवाब और सुपर सॉल्यूशन और आसान तरीका, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। देखिए ये रहा। अब आप कहेंगे सर यहां पर हमारा इक्वल टू इक्वल नहीं आया है। देखो अगर बटे में आता है तो बटे में भी इक्वल टू इक्वल ही माना जाता है, बटे में रखकर किसी चीज को काटना। जैसे आप देख लीजिए 150 पर, ऐसे करके दिखा रहा हूं, 150 पर 39 की कमी गई, परसेंट में निकालना है, 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह, ये हो गया इक्वल टू इक्वल। देख लीजिए 50 दिए 150 और 50 दूनी 100 और 3 से मैंने काटा इसे 13 बार, 13 दूनी 26%। आप ऐसे भी इक्वल टू इक्वल को फिल कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ये बात वही है, बटे में रखकर डिवाइड कर दीजिए, चाहे बराबर में हमारा इक्वल टू इक्वल कहलाता है, हमेशा याद रखो। आइए देखिए यहां तो अपने आप ही आ रहा है, बराबर बराबर अपने आप ही खुद ही आ रहा है। तो चलिए, लेकिन हमसे पूछा है यदि 6x बराबर कोशेक थीटा और 6/x बराबर कोट थीटा है, तो 18 बार एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर का मान। बहुत आसान है, बहुत इजी सॉल्यूशन बनेगा। यहां पर घट रहा है, कॉमन आ रहा है बाहर, और ये पहली संख्या में से दूसरी संख्या घट रही है। पहली संख्या यहां है, दूसरी यहां है। देखो तो स्क्वायर आ रहा है, तो इसका मतलब दोनों साइड में स्क्वायर करके घटा दीजिए। 6x का स्क्वायर करेंगे तो ये हो गया 36x स्क्वायर। इधर घटाएंगे, पहली में से दूसरी में से घटाएंगे। 6 का वर्ग 36/x स्क्वायर बराबर कोशेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, स्क्वायर करके घटा रहे हैं। क्लियर। अब आप जानते हो कोशेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, एक होता है। अब यहां पर मुझे क्या करना है, 18 लाना बाहर, 18, या आप ऐसा कर दीजिए 36 कॉमन ले लीजिए बाहर, एक ही बात है, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर बराबर 1, ऐसे कर दीजिए, बात एक ही है। मुझे लाना है 18, ये तो आ चुका। 18 लाने के लिए मैं यहां पर 2 से भाग करूंगा, तो इधर भी 2 से भाग करूंगा, 2 से ये घट गया 18, तो ये हो गया 18। एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर बराबर हो गया 1/2, ये रहा। तो हमारे इस क्वेश्चन का जो आंसर बना 1/2। तो देख लीजिए जबरदस्त है, आसान है, इजी है, और इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में क्वेश्चन खत्म। देखो इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट चल रहा है यहां पर भी, ये रहा। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 9, देखिए जबरदस्त और बेस्ट क्वेश्चन आपके सामने। एक ईंधन की कीमत क्रमागत 3 महीनों में 55% कम, 10% कम और 20% कम की गई। देखो तीनों महीनों की कमी को लिखने के बाद कितना रह गया, 55 कम की गई तो 45 रह गया। 45 को मैंने लिखा 9/20, 9/20 लिख दिया मैंने।
क्लियर। और 10% की कमी हो गई तो 9/10 हो गया, ये 90 रह गया तो 9/10 लिख सकता हूं इसको। फिर तीसरे महीने 20% की कमी होगी, 80 रहेगा, 80 को 4/5 लिख सकते हैं। चौथे महीने 65% की वृद्धि हो गई तो 65% 165/100 लिखेंगे। 5 × 15, 5 × 15, 5 से 20 बार, ये हो गया 33/20। अब देखिए इसको हल करेंगे, आसान और इजी। और यहां पर हम जानेंगे कि ये वाला जो पॉइंट लग रहा है ये मल्टीपल कंसेप्ट लग रहा है, देख लीजिए ऐसा। तो अब हम इसको सिंपल और आसान बनाएंगे। देखो 4 पंजे 20, 4 पंजे 20 और 5 पंजे 25 दूनी 50 और 1 2 0 ये हो गया 5000। इनकी गुणा करेंगे, 9 तिये 27, 9 तिये 27, 2 29, 297 गुणा 7 और करेंगे, 7 सती 49, 7 सती 49, 4 7 9 63, 63 4 67, हासिल 6, 7 दूनी 14, 26 ये बचता है। देखिए एक बार फिर देख सकते हैं गुणा करके, 9 तिये 27, 9 तिये 27, 2 फिर 9 तिये 27 और 2 29, फिर हाँ 9 की गुणा करनी है, यहाँ 7 की गुणा नहीं करनी, ये देखना था मुझे, ये 9 की गुणा करनी है। ये देखो 9 सत्ते 63 हासिल 6, 9 नम 81, 6 87 8 हासिल, 9 दुनिया 18 8 26। अब हो गई सही गुणा बटे 5000। तो देखो इससे ये कितना कम है, कम ही पूछा है। देखो उसकी मूल कीमत की तुलना में कितने % वृद्धि या कमी हुई। देखो कमी आएगी, कमी आनी है, कितने की कमी हुई है देखो यहां पर लिखूंगा मैं, 5000 से ये कितना कम है। 10 में से 3 घटाएंगे 7, 9 में 7 घटाएंगे 2, 9 में से 6 घटाएंगे 3 और 4 में से 2 घटाएंगे 2, ये आ गया 2327। 100 के अकॉर्डिंग देख लीजिए इक्वल टू इक्वल बन रहा है। अब हमारा ये देखो 10 से भाग करेंगे यहाँ और 5 से 100 बार काटेंगे 100 के अकॉर्डिंग, 5 चौक 20, 3 5 36, 2 5 पंजे 25 और 5 चौक 20। 100 के अकॉर्डिंग ये आ गया हमारा 40.54%, ये आ गया 40.54% की कमी। ये माइनस का चिन्ह कमी है, कमी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रहा। तो ये आ गया प्रतिशत कमी। बहुत ही जबरदस्त और बेस्ट सॉल्यूशन आपके सामने, और आने वाले समय में आपको बहुत ही जबरदस्त और आसान तरीके से और इससे भी ज्यादा आसान और इजी मैथ बनाकर आपको सिखाएंगे। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर आता है 10। जब संख्याओं 8651, 8018 और 7807, ये 3 तरह की संख्याएं हैं, इनको सबसे बड़ी संख्या x से भाग दिया जाता है। यानी कि यहां पर HCF एलसीएम का क्वेश्चन बन गया है। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं को काट दे, HCF कहलाता है। लेकिन यहां पर क्या कंडीशन बन रही है, इससे भाग देने के बाद भी प्रत्येक स्थिति में समान शेष बचता है। देखिए प्रत्येक स्थिति में समान शेष बचता है। प्रत्येक स्थिति मतलब जब इसको भाग दे रहे होंगे उतना ही शेष बचेगा जितना जब इसको भाग दे रहे होंगे और इसको भाग दे रहे होंगे। तो तीनों को भाग देने पर तीनों में समान शेष बचता है, इसका मतलब यह है। तो x का मान बताओ, वह बड़ी से बड़ी संख्या। x का मान बताना, तो मैंने बताया था कि दो निकटतम संख्याओं के बीच का अंतर HCF कहलाता है। तो यहां पर हम इसका HCF फाइंड कर लेंगे और जैसे हम उससे इसे भाग करेंगे तो समान शेष बचता रहेगा। बस यही तो है समान शेष। तो यहां दी गई संख्याओं का HCF निकालना, तो HCF निकालने का जबरदस्त तरीका, दो निकटतम संख्याओं के बीच का अंतर। तो देखिए दो निकट संख्या ये है आपस में बिल्कुल नजदीक नजदीक, ये ज्यादा दूर हो जाएगी, ये दूर हो जाएगी, लेकिन ये नजदीक नजदीक है। तो इनका अंतर देखना है। इसमें से ये घटाएंगे, 8 में 7 घटाएंगे 1 और 1 में से 0 घटाएंगे 1 और 80 में से 78 घटाएंगे 2। ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। यही हमारा x का मान है। लीजिए आंसर आ गया, फिनिश। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ये रहा ऑप्शन डी, फिनिश। ऐसे आपको क्वेश्चन सोल्व करने हैं। लाइए तो आप इस जैसे क्वेश्चन धज्जियां उड़ जाएगी, इसी तरीके से बनेंगे।
क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, जबरदस्त और बेस्ट क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 11, यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर दिया है 148। देखिए यहां पर अपने आप ही इक्वल टू इक्वल आ गया, ये आ गया अपने आप ही। अलजेब्रा क्वेश्चनों में भी इक्वल टू इक्वल चलता है, अपने आप ही आ जाता है। ये रहा यहां पर, और यहां पर भी है। ए बी दोनों संख्याओं का गुणनफल 54 है, तो ए प्लस बी बटे ए माइनस बी। तो मुझे ए प्लस बी का मान निकालना। तो देखिए अगर मैं ए प्लस बी का मान निकालूं तो मुझे ऐसा करना होगा, ये वाला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये वाला फॉर्मेट बनाना। बटे में a माइनस बी का मान निकालना है, तो बटे में ये लिखेंगे रूट के अंदर यही a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। माइनस के लिए माइनस आएगा, प्लस के लिए प्लस। अब देखो बड़ा आसान और इजी आपके लिए। आप देख सकते हैं इन दोनों को एक साथ भी लिख सकते हैं, दोनों का स्क्वायर रूट आ रहा है, एक समान भी ऐसे लिख सकते हैं इसको हम। सिंपल तरीका देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू 148 तो ये है, और ए बी का मान यहाँ 54 दूनी 108 ये है। देखिए 148 और 108 256 हो गया। देखो आप जोड़कर 148 और 108, 8 8 16 5 256 बटे में 148 में से 54 दूनी 108 घटा दीजिए। अब घटा दीजिए 0 4, ये 40 बचता है, बस खत्म। देखिए 4 दाई 40, 4 से मैंने इसको काटा, 4 6 24, 4 चौक 16, 64 का स्क्वायर रूट 8, और बटे में ये जूं का तू रहेगा क्योंकि 10 का स्क्वायर रूट नहीं होता, इसको स्क्वायर में ही लिखेंगे। तो ये आ गया हमारी क्वेश्चन का आंसर 8 बटे रूट 10। जबरदस्त, सिंपल और आसान, ये रहा फिनिश। आइए देखेंगे नया क्वेश्चन और जबरदस्त तरीका। यहां पर ये एलसीएम वाला संख्या है। एलसीएम में क्या चलता है, ज्यादा से ज्यादा डिविजिबिलिटी रूल चलता है। क्यों? क्योंकि एक ऐसी छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, डिविजिबिलिटी रूल फॉलो कर लेते हैं। तो देखो ऐसी संख्या जो इन सभी से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, तो देखो मैं सबसे पहले 16 को ही चेक करूंगा। 16 से कौन सी संख्या घट जाएगी, जिसका लास्ट डिजिट 5 आ रहा है, ये तो नहीं कटेगी क्योंकि 6 या 16 के पाड़े में ऐसी कोई भी संख्या, ऐसा कोई भी मल्टीपल नहीं आता जिसका लास्ट डिजिट 5 आ जाए। तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, इसकी तो जरूरत ही नहीं है, खत्म। अब 16 का डिविजिबिलिटी रूल ये होता है लास्ट 4 डिजिट, किसी भी नंबर का लास्ट 4 डिजिट। अब यह तो केवल 4 डिजिट वाला ही नंबर है, तो इसका मतलब लास्ट 4 डिजिट वाला नंबर है, तो ये ही 4 डिजिट वाली संख्या दोनों में चेक करेंगे। जोन सी संख्या 16 से डिवाइड हो जाएगी वही हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। चलिए पहला ही देख लेते हैं, बी ऑप्शन। 4368 को अगर मैं 16 से भाग करके दिखाऊंगा आपको, 16 दूनी 32, 1 1 उतारेंगे 6, 16 सत्ते 112 होता है, उतारेंगे 4, यहां से 8, 16 3 48, पूरा पूरा कट गया। तो ये वाला नंबर आ रहा है हमारा। अब देखिए ये अगर आप चेक करेंगे ये डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि जब ये डिवाइड होगा तो ये नहीं होगा, क्योंकि इसमें कितने का अंतर है, 64 का अंतर थोड़ा ही ना है ये, क्योंकि 43 तो सेम है। 8 में से 2 गए 6 4 40 है, 40 16 के पाड़े में नहीं कटेगा, इसलिए ये भी कैंसिल है। तो देखिए बहुत आसान है, इजी है। 4368 हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। लीजिए बिल्कुल आसान और आपके सामने ऑप्शन बी इज राइट आंसर। फिनिश। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 13, आसान और इजी सॉल्यूशन आपके सामने। त्रिभुज एबीसी में डी पर बीडी लंब एसी और कोण डीबीसी 29 डिग्री, बीसी पर एक बिंदु ई इस प्रकार है कि कोण सी ए ई बराबर 25 डिग्री है, तो कोण ए ई बी का मान बताओ। तो देखो सिंपल सा तरीका, एक ट्रायंगल बनाएंगे हम त्रिभुज एबीसी। ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। देखो डी पर बीडी लंब एसी है। देखिए एसी पर बीडी लंब डाल दिया मैंने ऐसे, क्लियर। कोण डी बी सी 29 डिग्री, कोण डी बी सी 29 डिग्री है। देखिए बिल्कुल आसान इजी बनेगा। बीसी पर एक बिंदु ई, देखिए बीसी पर एक बिंदु ई इस प्रकार है कि कोण सी ए ई ये हो गया 25 डिग्री, ये 25 डिग्री हो गया। ये लंब हो गया हमारा 90 डिग्री, जो बी से डी एसी पर डी लंब डाला बी डी,
अब देखिए त्रिभुज बी डी सी समकोण त्रिभुज है, इसमें समकोण त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। देखिए 90, 29 और ये 61 हो जाएगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। हमसे पूछा है कोण ए ई बी। देखिए कोण ए ई बी, ये वाला कोण, तो ये वाला कोण अगर हमें ज्ञात करना है तो ये त्रिभुज सी ए ई, त्रिभुज सी ए ई का ये बहिष कोण है, और बहिष कोण ये वाला कोण इस त्रिभुज के दोनों, ये दोनों कोणों के योग के बराबर होता है। तो ये वाला कोण इन दोनों कोणों के योग के बराबर होता है। तो चलिए देख लीजिए इन दोनों कोणों का योग कितना होता है, 80, 86 डिग्री होता है। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा 86 डिग्री। क्लियर। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए अब अगर हम त्रिभुज ए ई सी ले, इसमें त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री, ये 86 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 94, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। और ये बी ई सी, ये सरल रेखा पर बना कोण 180 डिग्री होता है, तो ये 180 में से 94 घटाएंगे तो ये वाला कोण आ जाएगा ए ई बी, कोण ए ई बी बराबर 180 माइनस 94, ये वाला 180 में से, ये सरल रेखा पर बना कोण है, ये 180 में से हमारा 94 अगर घटेगा ये, तो ये 86 डिग्री का कोण बनता है। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये हो गया ऑप्शन डी इज राइट, फिनिश, खत्म। चलिए देखेंगे क्वेश्चन नंबर हमारा 14 आता है, जबरदस्त और खतरनाक तरीका। यहां पर आप जानेंगे वार्षिक साधारण ब्याज की समान दर पर केशव। देखिए समान दर, साधारण ब्याज चल रहा है, उस पर 5400 रुपए की राशि का निवेश करता है वो, और तुषार 10,200 रुपए की राशि का निवेश करता है, जो कि केशव से ज्यादा, केशव से कितने रुपए ज्यादा, ये हो गया 4800 रुपए ज्यादा, इससे ये 4800 रुपए ज्यादा निवेश करता है। जब ज्यादा निवेश करेगा तो ब्याज भी ज्यादा मिलेगा तुषार को। यदि 3 वर्ष के अंत में तुषार को केशव से 360 रुपए अधिक या ज्यादा मिला है, देखिए अधिक बराबर अधिक अपने आप आ गया, अधिक बराबर अधिक, तो वार्षिक ब्याज दर बताओ। वार्षिक का मतलब 1 वर्ष का ब्याज, तो यहां 1 वर्ष का ब्याज दर पूछा है, तो यहां है 3 वर्ष का ब्याज, 3 से भाग करेंगे 1 साल का ब्याज 120 रुपए हो जाता है, तो ब्याज बराबर ब्याज करेंगे। अब यहां 3 से क्यों भाग किया, क्योंकि वार्षिक ब्याज दर 1 वर्ष की ब्याज दर पूछ रहा है, तो 1 वर्ष का ही हम ब्याज लेंगे यहां। क्लियर। और ये अधिक ब्याज मिला है, ये तो किसकी वजह से अधिक मिला है, देखिए अधिक बराबर अधिक करेंगे, 5400 रुपए से 10,200 रुपए कितना ज्यादा है, 4800 रुपए ज्यादा है, अधिक है, यानी कि किस रेट से है, ये 8% ब्याज दर पूछा है। अब देखिए यहां से 1 साल की ब्याज दर हमारी आ जाएगी सिंपल तरीके से, यहां अधिक बराबर अधिक, यहां 1 साल का ब्याज है कितना, 120 रुपए अधिक, कितने धन अधिक होने की वजह से मिला, ये 4800 रुपए धन अधिक होने की वजह से मिला है। परसेंट से मैंने 2 जीरो, 12 चौक 48, 12 ढाई 120, 10 को मैंने 4 से भाग किया, ढाई बार ढाई, तो 2.5% की वार्षिक ब्याज दर होगी। लीजिए ये हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ये रहा। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, क्वेश्चन नंबर 15, दिए गए व्यंजक 3x + 17 - 2y गुणा 3x - 17 - 2y को सरल करें। देखिए यहां पर बड़ा अजीब से तरीके से राइटर ने ये क्वेश्चन सेट किया है, लेकिन इसमें एक बात साफ साफ दिख रही है, वर्गांतर वाली बात साफ साफ दिख रही है, वर्गांतर। देखिए ये वाली संख्या और ये वाली संख्या में सेम डिजिट है, 3x - 2y, 3x - 2y, यहां एक बार जुड़ गया और एक बार घट गया, तो वर्गांतर बन रहा है यहां पर। तो इसको सिंपल तरीके से आप जानेंगे, 3x - 2y और माइनस एक बार जुड़ गया, ये 17 लिखेंगे यहां पर, ये हो गया ऐसे, ऐसे लिखा मैंने, 3x - 2y + 17
और इंटू 3x माइनस 2y माइनस 17। ये होगा हमारा a माइनस बी और a प्लस बी, वर्गांतर बन गया। शॉर्ट में लिख सकते हैं आप इसको ऐसे, 3x माइनस 2y का होल स्क्वायर और माइनस 17 का होल स्क्वायर। देखिए माइनस तो यहां पर जो तो आएगा 17 का 289 बनेगा जब आप इसको लिखेंगे। तो माइनस यहां पर हमारा एक ऑप्शन थोड़ा चेक करेंगे, एक ऑप्शन हमारा यहां पर ये प्लस का चिन्ह है, ये माइनस है तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। किसकी वजह से? प्लस की वजह से। तीनों में माइनस माइनस है, इसकी वजह से। 17 का वर्ग 289, इसको खोलेंगे, देखो 3x का वर्ग हो गया 9x स्क्वायर, क्लियर। और माइनस आएगा यहां पर 2 दूनी 4 ते 12xy प्लस 2y का वर्ग यानी 4y स्क्वायर माइनस 289। बस चेक कर लीजिए कौन सा आंसर बन रहा है। 9x स्क्वायर माइनस 12xy प्लस 4y स्क्वायर माइनस 289, ये बन रहा है हमारा ऑप्शन ये वाला सी ऑप्शन। देखो सिंपल से तरीके से, आसान से तरीके से आपके सामने क्वेश्चन आ गया, ये रहा ऑप्शन सी, फिनिश। आइए चेक करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 को। एक धारा की दिशा में, देखो धारा की दिशा ऐसे होती है, शांत जल में धारा का वेग जुड़ेगा इस दिशा में, और धारा के विपरीत जिसे अप स्ट्रीम बोलते हैं और धारा की दिशा में डाउन स्ट्रीम बोलते हैं। तो धारा के विपरीत दिशा में शांत जल में से धारा का वेग घट जाता है, यही तो है ना तरीका। तो चलिए देखिए, एक धारा की चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा, एक नाव धारा के अनुकूल 28 किलोमीटर जाने और धारा के विपरीत 20 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय कर सके। समय बराबर दूरी बटे चाल होता है, ये रहा समय। तो धारा की दिशा में जाएगा तो शांत जल में धारा का वेग जुड़ जाएगा। समय बराबर दूरी कितनी हो गई? धारा की दिशा में 28, शांत जल में धारा का वेग जुड़ेगा, धारा का वेग है 9। फिर धारा के विपरीत आएगा तो दूरी है हमारी 20 किलोमीटर और शांत जल में से धारा का वेग घट जाएगा। ये बन गया सिंपल तरीका। देखो अगर आप इसको यहां पर हल करेंगे तो लॉन्ग मेथड बनेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, लेकिन यहां पर कुछ ऐसा करेंगे जिससे कि ये हमारा आंसर आ जाए 8। अब देखो 8 कैसे आएगा। यहां पर हमारा एस का मान यानी कि स्थिर जल में नाव की चाल 9 से ज्यादा रहेगी, क्योंकि 9 से अगर कम होगा तो 9 में से -9 कैसे घटेगा? 0 बनेगा, ये 20 रह जाएगा, जबकि यहाँ 8 आना। तो 9 से कम रहेगी, वो ज़्यादा रहेगी 9 से, तभी तो ज़्यादा होगी, 9 घट पाएगा। तो ये 9 से ज़्यादा नहीं है, ये 9 है, ये भी नहीं है, तो बस 2 संख्या रह गई हमारी 14 और 12। 14 रखेंगे, देखिए 14 में से 9 घटाएंगे, ये हो गया हमारा 5। 14 में से 9 घटाएंगे, 5 चौक 20 4, फिर 14 और 9 जोड़ेंगे 23 से घटता नहीं, कैंसिल, ये भी कैंसिल हो गया। बस तो रह गया क्या? 12 हमारा आंसर आएगा मेरा। बस ऐसे आप फाइंड कर सकते हैं चीज़ों को। अब आप इसको भर कर रखिए, देखिए 12 9 21, ये हो गया हमारा 28 बटे में 21 और प्लस 12 में से 9 घटाएंगे 3, 20 बटे में 3। तो मुझे क्या लाना? 8 लाना है, सिंपल सा। 7 3 21, 7 चौक 28, यहाँ पर हर एक समान आ गया दोनों, तो 3 यहाँ एलसीएम बन गया दोनों का, 20 4 24, 3 8 24, 8 आ चुका ये ना। तो किससे आया ये? 12 से। तो स्थिर जल में नाव की चाल थी 12 किलोमीटर प्रति घंटा, आई है 12 किलोमीटर प्रति घंटा। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 17 बहुत ही प्यारा और आसान सवाल, और सॉल्यूशन भी आपके सामने आसान होगा। देखो, यदि समीकरण 4mx² प्लस m प्लस 1x प्लस 1 बराबर 0 के मूल बराबर है। देखिए इक्वल टू इक्वल का कॉन्सेप्ट अपने आप ही दे दिया, मूल बराबर है। देखिए जब द्विघात समीकरण के मूल बराबर है वो, तो ये वाला कॉन्सेप्ट लगता है b² माइनस 4ac बराबर 0। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए
क्लियर। अब देखो बी, ये हमारा ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। क्लियर, क्योंकि जब हम लिखेंगे द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ये हमारी द्विघात समीकरण होती है। इसके साथ कंपेयर करने पर हमें ए बी और सी के मान पता लग जाते हैं। तो ए का मान जो होगा एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक ये है, बी का मान है एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक है एम प्लस 1, यहाँ पर भरूंगा मैं एम प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4, ए हो गया हमारा 4 प्लस एम, सी हो गया गुणा 1, ये बराबर 0। देखो बस अब इसको हल करेंगे। देखिए एम स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2m माइनस 4 चौक 16 माइनस 4m बराबर 0। ये होगा एम स्क्वायर माइनस 2m, 4m में से जो 2m घटेगा तो माइनस का 2m, माइनस 16 में से a घटाएंगे तो माइनस 15 बराबर 0। देखिए यहां से हमें द्विघात समीकरण के दो मान या दो मूल बताने हैं और यहां से हमें m के दो मान मालूम हो जाएंगे, m का मान क्या होगा। तो देखिए 15 के से दो टुकड़े करने हैं जिनका अंतर कितना होना चाहिए, बड़े में से छोटा घटाकर 2 आना चाहिए। तो 15 के से 2 फैक्टर करें, 5 दिए 15, अगर 5 में से 3 घटाता हूं तो 2 बचता है। तो यहाँ पर हमारे m के मान हो गए 5 और छोटा ये घटने वाला नंबर है तो -3। ये हो गया हमारे m के दो मान 5 -3। ऑप्शन डी इज राइट। फिनिश। चेक करेंगे क्वेश्चन नंबर 18, आसान और इजी सॉल्यूशन बनाएंगे। देखो दो ट्रेनें 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विपरीत दिशा में चल रही है। तो विपरीत दिशा में दोनों की चाल जुड़ जाएगी, 7 और 6 13 100, ये होगा 130 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल हो गई। और एक ट्रेन की लंबाई दे दी उसने 170 मीटर, उन्हें एक दूसरे को पार करने में 26 सेकंड का समय लगता है। दूसरी ट्रेन की लंबाई बताओ। देखिए विपरीत दिशा में चाल जुड़ती है तो दूरी भी जुड़ जाती है, तो मुझे पता है दोनों की दूरी जुड़कर आएगी यहाँ पर दूरी। या फिर आप ऐसा कर लीजिए, दोनों की दूरी जोड़ लीजिए। पहली ट्रेन की चाल दूसरी ये होगी, पहली ट्रेन की चाल हो गई 170 मीटर प्लस दूसरी ट्रेन, सॉरी लंबाई है ये, पहली ट्रेन की लंबाई 170 प्लस दूसरी ट्रेन की लंबाई हमें निकालनी है, तो ये बराबर होगी दूरी। और दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। विपरीत दिशाओं में दोनों की चाल जुड़ गई 130, 5/18 से गुणा करेंगे मीटर प्रति सेकंड, तो दूरी बराबर हो गया चाल गुणा समय 26 सेकंड। ये 26 सेकंड का समय लगेगा। दशमलव के 2 स्थानों तक m का मान निकालना। देखो ये 2 नंबर 18, 2 से मैंने काटा 13 बार। अब ध्यान से देखो 13 13 169 0, 5 की गुणा और करी बटे में 9, कितना बना, ये बनेगा ये हो गया हमारा 500, 5 नाम 45, 4 16 5 80, 4 84 बटे में 9। ये अब देखो इसको हल कर लेते हैं। 9 नम्मा 81, 3 हो गए 35, 9 3 27, 9 चौक 36 ज़्यादा हो जाएगा, 8 हो गए 80, 9 8 72, 10.8, 9 8 72, 9 8 72, ये आएगा। अब देखो ये हो गया हमारा दोनों की मिलाकर टोटल दूरी। अब देखिए 170 इसमें से घटाएंगे, दूसरी ट्रेन की लंबाई आ जाएगी 0.88 तो आएगा ही, 8 में से 0 घटाएंगे 8, 13 में से 7 घटाएंगे 6 और 8 में से 1 घटाएंगे 7, यह आ गया 768.88। 768.88 ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ये रहा। फिनिश। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 19। देखिए दो उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में 80% पंजीकृत मतदाताओं ने मतदान किया। 80% का मतलब हो गया 4/5। क्लियर। और 2% मत अवैध
पाए गए। इसका मतलब वेद मत थे 98%। 98 को लिख सकते हैं हम 49/50, ऐसे लिख सकते हैं हम इसको। और विजयी उम्मीदवार को वेद मतों का 52% मत प्राप्त हुआ। देखिए वेद मत हमारे 80 है, 80 में से 52 इसे मिला तो रह गया हमारा, ये रह गया, चलिए 100% मान लीजिए यही टोटल। 52% एक को मिला तो 48 दूसरे को मिला, 52% एक को मिला दूसरे को 48 मिला। क्लियर। और उसने 1568 मतों के अंतर से चुनाव जीत लिया। यहां कितने अंतर से जीत रहा, यहां ये 4% के अंतर से जीत रहा है और यहां जीत रहा है 1568। क्लियर भाई। बस कुल मतदान पंजीकृत की संख्या आ जाएगी। देखो हम क्या करेंगे, कटिंग करना शुरू करेंगे। देखो 4 चौक 16, 16 8 127, 16 9 144, ये हो गया हमारे 12 हो गया 128, 16 8 128 कटिंग। अब ये हो गया 49 दूनी 98, खत्म। 5 पंजे 25 दूनी 50 और 3 जीरो ये आ गई। लीजिए आंसर आ गया 50,000। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ये रहा फिनिश। क्वेश्चन नंबर आएगा अब 20। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है जिसमें हमें 2340 और 1551 को भाग देने पर क्रम से 40 और 23 प्राप्त होता है। अगर मैं ये शेष ही घटा दूं उसके बाद HCF लूं तो वह बड़ी से बड़ी संख्या मालूम हो जाएगी। देखो 2340 में से 40 घटाऊंगा तो 2300 बचा, 1551 में से 33 घटाऊंगा तो 1500, 11 में से 3 घटाएंगे 8, 4 में से 3 घटाएंगे 1, यह आ गया 1518। अब यहाँ इन दोनों का अंतर HCF कहलाता है या फिर अंतर के फैक्टर में। तो देखो मैंने इन दोनों का अंतर किया, ये बनेगा 10 में से 8 घटाएंगे 2, 9 में से 1 घटाएंगे 8 और ये हो गया 12 में से 5 घटाएंगे 7, 782। अब देखिए इससे तो ये नहीं कटेगा तो यहाँ पर इसके हम क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। 2 3 6, 2 9 18, 2 1 2। देखो 391 हो गया, 17 से घट जाएगा ये, 17 दूनी 34, 17 3 51, 23 ही कम 23, बस हो गया 23 दूनी 40 और 17। तो यहाँ पर हमारा 40 और 17 ये बनते हैं इसके अंतर के फैक्टर। तो इसमें देख लीजिए 40 17, 40 हमारे क्वेश्चन का आंसर आता है। ये रहा फिनिश। अब दूसरी बात आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं ऐसे 2300 1518। अब देखिए यहां पर हम 2300 की कंडीशन में जाएंगे, कौन सी संख्या काट सकती है इसको। 2300 यानी ये 40 के उसमें ही आता है, ये 40 के इसमें। ये अगर देखा जाए इसको काटने वाली संख्या 40 से ही रिलेटेड होगी। 40 से ये कट जाएगा, 4 पंजे 20, 6 पंजे 30, 50 बार कट जाएगा ये 40 से। तो इसका मतलब यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। आप ऐसे भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, क्वेश्चन नंबर 21, पाइप पी किसी टैंक का 3/4 भाग को 15 घंटे में भरता है। देखिए पाइप पी 3 पंजे 15, 5 चौक 20, 20 घंटे में वह पूरा टैंक भर देता है। इसी तरह क्यू उसी टैंक का 5/6 भाग को 25 घंटे में, 5 पंजे 25, 6 पंजे 30, क्यू भरता है 30 घंटे में। पी और क्यू दोनों को 2 घंटे के लिए चालू किया जाता है। तो यहां पर हम इनका एलसीएम लेंगे और जानेंगे टैंक की धारिता कितनी है। दी गई संख्याओं का एलसीएम लेने से हमें मालूम हो जाता है टैंक में कितना पानी आएगा। तो इनका एलसीएम हो गया 60, 20 30 60, 30 दूनी 60। ये इनकी इफिशियंसी आ गई, कार्य करने की क्षमता, ये 3 और 2।
पी की एफिशिएंसी 3, क्यू की एफिशिएंसी 2 है। आगे बढ़ो, पी और क्यू दोनों को 2 घंटे के लिए चालू किया जाता है। दोनों 1 घंटे में 2 और 3 5 यूनिट डालते हैं, तो 2 घंटे तक दोनों ने 5 दूनी 10 यूनिट भरा। ये 10 यूनिट भरा पी और क्यू ने मिलकर, पी प्लस क्यू ने 10 यूनिट। अब फिर दोनों को बंद कर दिया जाता है इन्हें, फिर पाइप आर को अकेले चालू किया जाता है, जो टैंक के पानी को 5 घंटे में खाली कर देता है, यानी कि इस भरे हुए को। अब आर इसे खाली करेगा -10, 5 घंटे, 5 दूनी 10, 2 एफिशिएंसी आ गई खाली करने की। आर 1 घंटे में 2 यूनिट खाली करता है, आर की एफिशिएंसी 2 यूनिट खाली करने की। आगे बढ़ो, पाइप पी क्यू आर मिलकर खाली टैंक को कितने समय में भरेंगे। देखो, खाली टैंक की धारिता देखी जाए तो 60 है, 60 को तीनों कितने समय में भरेंगे, पी प्लस क्यू, आर उसे खाली करेगा 60 को। देखिए यहां पर आप इक्वल टू इक्वल भी कह सकते हैं, पी और क्यू की एफिशिएंसी हो गई 3 और 2, आर की एफिशिएंसी हो गई 2, और ये हो गया 60। कटिंग 3 से काटेंगे 60 को, 20 घंटे लगेंगे। देखिए हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया, सिंपल और आसान। ये ऑप्शन ए इज राइट, फिनिश। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। निम्न में से कौन सा अनुपात सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा या सबसे छोटा, इस तरह से आ जाता है, पूछा जाता है। तो सबसे बड़ा अनुपात बताने के लिए कुछ भी नहीं करना। देखो 72 से डिवाइड करेंगे, पर ये मारनी नहीं चलेंगी, पॉइंट लगाकर 0, 7 चौक 28 लगभग में चलाओ, बस इससे ज़्यादा मेहनत मत करो। पॉइंट 400 हो जाएगा, 5 8 40 के लपेट में, या 7 ले लीजिए या 8 के लपेट में ले लीजिए, बस ये हो गया। पॉइंट लगाकर देखो, 7 चौक 28 लगभग 4 के लपेट में। अभी तो सबसे बड़ा ये है इनमें, ये वाला पॉइंट 450, 8 पंजे लगभग 5 के लपेट में। क्लियर। तो मुझे सबसे बड़ा ये दिख रहा है, ये वाला। तो बस यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। सबसे बड़ा अनुपात होगा हमारा 40:53। लीजिए देखो, कुछ भी मेहनत नहीं करनी पड़ी, आपके सामने आंसर आ चुका, फिनिश। क्वेश्चन नंबर 23। देखिए क्वेश्चन नंबर 23, ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें AB समांतर DC है। तो मैं यहां पर AB समांतर DC ये वाला चतुर्भुज बनाऊंगा। चलिए, AB समांतर, ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया और ये D हो गया। AB समांतर DC के E और F क्रम से विकर्णों AC, ये विकर्ण AC हो गया और ये विकर्ण BD हो गया। इनके मध्य बिंदु है, इनके मध्य बिंदु यहां पर आते हैं, E और F, इन्हें दोनों को मिला दिया मैंने। यदि AB 45 है, ये रहा, BC 96 है, DC 53 है ये, और AD 37, ऐसे लिखा मैंने। तो EF बताओ ये। तो EF बराबर, ये कॉन्सेप्ट होता है चतुर्भुज का, इसकी दोनों समांतर भुजाओं के अंतर का आधा होता है ये EF। दोनों समांतर भुजाओं के अंतर का आधा 53 - 45 बटे में 2। 13 में से 5 गए 8, 4 में 4, 2 से भाग करेंगे, 2 चौक 8, 4 सेंटीमीटर है ये। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ये रहा, सिंपल और आसान। आइए चेक करेंगे क्वेश्चन नंबर 24। ये सॉलिड क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन, इसको आसान बनाएंगे। तो देखो, 2 पेन और 19 पेंसिल। देखो मैंने एक साइड में लिखा पेन, दूसरी साइड में लिखा पेंसिल। तो यहां पर 2 पेन है, 19 पेंसिल है, उनकी कीमत दी है 118 रुपये। यदि पेन की कीमत 5 रुपये प्रति पेन कम हो जाए और पेंसिल की कीमत 4 रुपये प्रति पेंसिल बढ़ जाती है, तो 5 पेन और 8 पेंसिल की कीमत 144 रुपये
अब देखिए टोटल 144, कंडीशन सेट करेंगे यहां 144 के अकॉर्डिंग कैसे लिखा जाएगा, ये चीज है मेन चीज ये है इस क्वेश्चन में। देखो ध्यान से, 5 रुपए प्रति पेन कम हो रहा, यहां 5 पेन है, एक पेन पर 5 रुपए हो रहे कम, तो 5 पर हो जाएंगे 25 रुपए कम। एक पेंसिल पर 4 रुपए बढ़ रहे हैं, तो 8 पर 4 अठे 32, ये प्लस के हो जाएंगे, बराबर 144 के अकॉर्डिंग लिखा जाएगा ये। अब देखो 32 में से 25 गए 7, 7 इधर से घटा देंगे, 7 अगर घटाएंगे 14 में 7 गए 7, 13, 137 आएगा यहाँ। बस ये है दमदार तरीका। अगर आपने ये सीख लिया बस फिर कुछ नहीं है, फिर आसान है ये। फिर तो यहाँ डबल क्रॉस मल्टी का अंतर कर लो आप, बस ये डबल क्रॉस मल्टी का अंतर होगा आसान। 8 दूनी 16, 19 पंजे 95, 16, 79 बचेगा, 79 बराबर क्रॉस मल्टी का अंतर करेंगे, ऐसे ही इधर करेंगे। 8 अठी 64 हासिल 6, 88 और 6 94। अब इनका गुणा करके अंतर करना, 19 सत्ते 133 हासिल 13, 19 ते 57, 3 60, 10 70 हासिल 7, 19 7 26। देखो इनका अंतर करेंगे, 13 में से 4 घटाएंगे 9, यहाँ रहेंगे 9 में से 4 घटाएंगे 5, और 15 में से 9 गए 6, 1659। अब देखो इसको काटेंगे हम, 21 बार घटेगा पूरा पूरा, यानी कि यहां पर हमें एक पेन की कीमत मालूम हो गई। एक पेन की कीमत 21 रुपये है, 2 की होगी 42 रुपये, और 42 रुपये इधर इसमें जुड़े हुए हैं। तो मैं क्या करूँगा, 118 में से 42 रुपये घटाऊँगा, 6 7 76 रुपये 19 पेंसिल के हैं, 19 चौक 76, एक पेंसिल की कीमत 4 रुपये है, और इधर एक पेन की कीमत हो गई कितने, 21 रुपये। एक पेन की कीमत 21 रुपये, एक पेंसिल की कीमत 4 रुपये, मालूम हो गया मुझे। अब मुझे यहां से इनका रेट फाइंड करना। देखो कैसे फाइंड करता हूं मैं, ध्यान दो। एक पेन हमारा 21 रुपये का, तो 14 एकम 14, 14 दूनी 28, रेख 29, प्लस 6 चौक 24 रुपये। ये टोटल कितने के बनेंगे, 4 4 8, 9 2 11 हासिल 1, 318, 318 रुपया। लीजिए चेक कर लीजिए, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। फिनिश। देखो भाई टेस्ट का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन के बाद आपको अगर हमारे क्वेश्चन या पेपर अच्छा लगा या सॉल्यूशन अच्छे लगे तो कमेंट कीजिए, और लाइक या डिसलाइक जरूर कीजिए, जिससे कि हमें ये पता लगे कि बच्चों को हमारा सॉल्यूशन पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है, जिससे कि हम आपके सामने और अच्छे और ज़बरदस्त सॉल्यूशन के साथ आपको रेलवे ग्रुप डी से रिलेटेड सभी एग्जाम्स की तैयारी ज़बरदस्त तरीके से करा सकें। तो अपनी कमेंट और अपनी राय जरूर दीजिए, जिससे कि हम आगे और बढ़ते चले जाए। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज की वीडियो का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन। यदि दो बेलनों के आधारों की त्रिज्याओं का अनुपात 4:5 है तथा उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 5:2 है, तो उनके आयतनों का अनुपात बताएं। देखिए बेलन का आयतन आप जानते हैं पाई आर स्क्वायर एच होता है। पाई 2 है तो एक को R1 स्क्वायर H1 करेंगे, दूसरे को पाई R2 स्क्वायर H2 करेंगे, ऐसे क्योंकि 2 है R1 H1 R2 H2 हो जाएगा। पाई कॉमन है, फिनिश। R1 पहले की त्रिज्या 4 है, 4 का स्क्वायर 16 करेंगे। H1 पहले की ऊंचाई 5 है, ये H1 है, H2 ये हमारा R1 R2। क्लियर। यहाँ रेशो आएगा, R2 हमारा हो जाएगा 5 का वर्ग 25 और H2 हो जाएगा हमारा 2। देखिए 5 पंजे 25 और 2 अट्ठे 16, छोटा किया तो 8:5 आएगा। लीजिए ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर, 8:5। ऑप्शन बी इज राइट आंसर।
फिनिश।